नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम पर्सनल फाइनेंस बाजार की सभी हलचल को समेटे आपके समक्ष हाजिर होते हैं। आपके प्रश्नों को भी हम कार्यक्रम के दौरान शामिल कर आपकी मुश्किलों का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज मनी गुरु में हम बातचीत करने जा रहे हैं सेविंग्स पर, और कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं इन्वेस्ट ऑनलाइन के एमडी अभिनव अंग्रेज जी। अभिनव जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मनी गुरु में। और हम आपको बताना चाहेंगे, आपके जहन में कोई भी प्रश्न है, आप कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप अपने सवाल हम तक सीधा भेज सकते हैं मोबाइल के मैसेज बॉक्स में। आप लिखें सेव, आपका जो भी प्रश्न है उसे आप मेंशन करें और अपना नाम और जहां से सवाल पूछ रहे हैं सभी डिटेल्स हमें 57575 पर एसएमएस कर दें। बचत करना कितना जरूरी है, बचत करने के साथ साथ आखिर आगे किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करें, इन सभी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। साथ ही आपको बता दें, स्क्रीन के बॉटम पर भी आप नजर रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई और किस तरह से आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, बाजार की हलचल पर काफ़ी उस पर इंफॉर्मेशन रहेगी, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। आइए हम फिलहाल रुक करते हैं अपने व्यूअर के पास जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद से मनमोहन जी लाइन पर हैं। नमस्कार मनमोहन जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताएं, प्रश्न आपका क्या है? हाँ जी जी बताएं। हेलो जी मनमोहन जी बताएं, प्रश्न बताएं। हाँ सर, मैं ये जानना सॉरी, अरे आपके यहाँ फोन था। मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं 10,000 रुपए मेरे उसमें कटते हैं पीएफ में। जी, मैं जानना चाहता कि अगर मैं पीएफ में मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 8.2%। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको मार्केट में कहीं लगाऊं जी, 10,000 रुपया हर महीने, जी, तो कौन से प्लान में लगाऊं, किस कंपनी में लगाऊं? हम आपको इस पर राय दिलवाते हैं, बट ये पीएफ की मनी से ही क्यों, आखिर बाकी आप हमें बता सकें स्पेसिफिकली। और कोई आपके पास फंड्स हों जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, या इसी को आप सोच रहे हैं कुछ इन्वेस्ट करने का? इसी को मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। इसी को करना चाह रहे हैं? 8.2 मिलता है। हाँ जी। चलिए हम आपको राय दिलवाते हैं। आखिर इस पर रिस्क लेना कितना ठीक रहेगा, अभिनव जी ये बता सकें। वैसे आपके पास अगर फंड्स हों तो आप जरूर उसको इन्वेस्ट करें, पर स्पेसिफिकली पीएफ मनी से जिस तरह से कह रहे हैं, क्या रिस्क लेना चाहिए, अवॉइड करें, बेटर रहेगा? देखिए, हर एक इन्वेस्टमेंट के लिए आप अगर एसेट एलोकेशन, अपना अगर रिस्क एलोकेशन भी अगर आप जांच करें तो बेटर होगा। पीपीएफ या पीएफ जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये प्राइमरीली फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जी। तो उनका रिस्क ग्रेड एकदम नेग्लिजिबल होता है। रिस्क के मामले में तो अगर आपकी कोई नुकसान की कोई गुंजाइश होती नहीं है। हालांकि बोल रहे मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर इनका रिस्क एपेटाइट है और इसी कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट्स में करना चाहते हैं जहां इनको टैक्स बेनिफिट्स मिलें, तो ईएलएसएस एक अच्छा ऑप्शन होगा। और जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होती हैं, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज जनरली प्रोवाइड करती हैं जी, हालांकि ये बिकॉज इक्विटी लिंक्ड हैं तो नेचुरली इन्वेस्टमेंट्स इक्विटीज में ही होते हैं। टैक्स के हिसाब से इनको एटीसी बेनिफिट्स इसमें मिलते हैं जो सिमिलर हैं पीपीएफ के कंपैरिजन में, बट रिस्क कंप्लीट रहता है बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। तो वो अगर इनको इनके रिस्क एपेटाइट अगर है तो डेफिनेटली इनको ऑप्शन चूज करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में ईएलएसएस एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैव ऑलवेज पेड ऑफ इन्वेस्टर्स कंपैरेटिवली। अच्छा, और हम उनको ये भी बताना चाहेंगे, अगर आप एक साल का रेट, अभिनव जी जो इनका प्रश्न स्पेसिफिकली जो आया था वो पीपीएफ रिलेटेड था, तो हम डिटेल्स तो उसकी दिखा रहे हैं, पर आपने जब हमसे पीएफ पर स्पेसिफिकली पूछा है तो हम उस पर आपको राय दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जैसे ईएलएसएस का जिक्र किया, और 3 साल हो जाए उसके बाद जब लॉक इन पीरियड ओवर हो जाए, क्या उससे एग्जिट करना चाहिए या उसमें कंटिन्यू रहना चाहिए? इसको लेकर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ कहते हैं आप एग्जिट करके डाइवर्सिफाइड की तरफ जाएं, कुछ कहते हैं नहीं, अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए तो फिर आप उसको और आगे कंटिन्यू करें, बेशक 3 साल पूरे हो जाएं। आपका क्या विचार है? देखिए सौरभ, इसमें जनरली आप इन्वेस्टमेंट सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए नहीं करते हैं। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हो, आपके पैसे का मैक्सिमम रिटर्न आपको मिले। तो क्योंकि ये एक इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट ही होता है और ईएलएसएस स्कीम्स ने काफ़ी बेहतर रिटर्न्स दिए, तो अगर आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, जैसे आप कोई रेगुलर इक्विटी या इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्टेड रहेंगे, कोई स्टॉक में इन्वेस्टेड रहेंगे, वैसे आप ईएलएसएस में भी इन्वेस्टेड रह सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि 3 साल खत्म हो और आपको इन्वेस्टमेंट निकालना चाहिए। तो मेरी राय से इन्वेस्टेड रहना इज द राइट थिंग टू डू। जी, तो ये हम आपके सामने विकल्प रखे हैं। फिलहाल आइए हम अगले दर्शक का रुख करते हैं। जो नेक्स्ट व्यूअर हमारे साथ हैं वो जामनगर से राहुल हैं। राहुल, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए, आपका क्या सवाल है? एसबीआई टैक्स गेन जी, और रिलायंस टैक्स सेवर में मेरा एसआईपी है। ओके, तो वो क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ? और कोई अच्छा इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड बताइए एसआईपी के लिए, क्योंकि 2 ईएलएसएस है तो अभी एक इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में जाना चाहता हूँ।
अच्छा, कोई SIP भी आप स्टार्ट वैसे स्पेसिफिकली बताएं, ये कितना समय हो गया इन दोनों में आपको ये SBI टैक्स? SBI का तो 3 साल का साइकिल अभी पूरा हो गया है। ओके और रिलायंस का भी 1.5 साल हुआ है। ओके, आप इनके प्रदर्शन से ज्यादा संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, वैसे तो रिलायंस में काफी अच्छा आया है रिटर्न। ओके, और SBI में कुछ इतना अच्छा नहीं आ रहा है। चलिए हम आपको इस पर राय दिलवाते हैं, क्योंकि इसी श्रेणी में ELSS में जो और टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं उनके बारे में भी आपको राय दिलवाते हैं, इनमें भी किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप इनको किस तरह से रेट करेंगे अभिनव जी? ये जो स्पेसिफिकली उन्होंने SBI टैक्स सेवर, रिलायंस टैक्स सेवर का जिक्र किया है, ये इस कैटेगरी में जब हम अभी बात भी कर रहे थे ELSS की, तो आप किस तरह से इसको रेट करते हैं? और कुछ SIP भी बता सकें जिस तरह से ये प्लान कर रहे हैं, उस पर भी हम इनसे और अधिक जानकारी भी लेंगे। इन दो के बारे में स्पेसिफिकली आप पहले बताएं। देखिए सौरभ, रिलायंस और SBI दोनों बेहतरीन फंड हाउसेस से डेफिनेटली आए हैं, पर अनफॉर्चुनेटली अगर आप लास्ट 3 ईयर का भी अगर आप रिकॉर्ड देखें तो इन दोनों फंड्स ने इतना टॉप परफॉर्मर्स नहीं रहे हैं। हालांकि जहां रिलायंस और SBI दोनों 5.5 से करीबन 6.5% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 3 ईयर्स का एनुअलाइज रिटर्न जो इनका है जी, तो उस कैटेगरी से ये इतने अच्छे परफॉर्मर्स नहीं रहे हैं। पर सेम कैटेगरी में अगर आप ELSS ही देख रहे हैं, तो अगर आप ICICI प्रू का प्रूडेंशियल का टैक्स प्लान देखें या HDFC टैक्स सेवर देखें, तो इन्होंने लास्ट 1 ईयर और कंसिस्टेंटली लास्ट 2 ईयर्स, 3 ईयर्स और 5 ईयर्स तक में इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। ये टॉप परफॉर्मर्स में रहे हैं। अब अगर आप लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो HDFC ने करीबन 105% का रिटर्न दिया है जी, ICICI ने करीबन 121% का रिटर्न दिया है, और लास्ट 3 ईयर्स में, लास्ट 6 मंथ्स में भी और लास्ट 3 मंथ्स में भी कंपैरेटिवली दे हैव आउटबीटन रिलायंस एंड SBI। तो उस मुकाबले में डेफिनेटली परफॉर्मेंस, ये नहीं कहता हूं कि पास परफॉर्मेंस विल सस्टेन इन फ्यूचर, बट अगर आप कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस देखें तो डेफिनेटली देयर इज यू शुड लुक एट मूविंग इन्वेस्टमेंट। तो उस हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट ELSS में रहना है तो मेरे हिसाब से ICICI और HDFC टैक्स सेवर और ICICI अप्रूव टैक्स प्लान चूज करें, दैट वुड बी बेटर। अच्छा अभिनव, SIP भी जिस तरह से कह रहे थे स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप बता सकें कैसे आगे बढ़ा जाए और किस तरह की जनरली रिटर्न्स एक्सपेक्ट करनी चाहिए? क्या 15% के आसपास रिटर्न एक्सपेक्ट करना ठीक रहेगा? देखिए, SIPs हिस्टोरिकली हैव गिवन मोर देन 15% ऑल्सो, अगर आप 5 ईयर या 5 साल 10 साल का अगर आप एवरेज रिटर्न लें। बट अगर आप कैलकुलेशन के बेसिस पे काउंट कर रहे हैं अगले 5 साल 10 साल के लिए, तो 12 से 15% तक का रिटर्न एवरेज मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप अपना पोर्टफोलियो वंस अगेन अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिवाइड करें। SIPs में आप थोड़े फ्रंट रनर इन्वेस्टेड रहें, थोड़े मिड कैप रहें जी। तो अगर आप मिड कैप फंड चूज कर रहे हैं तो बिरला का मिड कैप फंड बड़ा अच्छा परफॉर्मिंग फंड है। HDFC के हाउस से अगर आप HDFC इक्विटी फंड देखें वो भी एक अच्छा परफॉर्मिंग फंड है।